कहानी की शुरुआत उत्तरी इराक के रेगिस्तान से होती है, जहां पर कुछ लोग एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर खुदाई कर रहे थे। वहीं पर हम फादर मैरिन को देखते हैं, जो कैथोलिक प्रीस्ट के साथ एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। खुदाई के दौरान उन्हें वहां कुछ पुराने अवशेष मिलते हैं, जिनका उस जगह से कोई लेना देना नहीं होता। मैरिन पास के एक दरार में खुदाई करते हैं। वहां उन्हें एक छोटे पत्थर की मूर्ति मिलती है। ये मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि शैतान पजुजू की थी, जो हवा को नियंत्रित कर सकता था। शुष्क मौसम के दौरान अकाल और बरसात के मौसम में तूफान और टिड्डियों को ला सकता था। प्राचीन जमाने में लोग पजुजू की प्रार्थना करके उसके विनाशकारी प्रकृति से बचने की कोशिश किया करते थे। हालांकि पजुजू को दुष्ट माना जाता था, पर उसके जरिए लोग एक दूसरे शैतान लामास्टी, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मारकर उनका खून पी जाता था, उससे बचने के लिए पजुजू को पूजा करते थे। पजुजू और लामास्टी एक दूसरे के दुश्मन थे। पजुजू के बारे में और जानने के लिए फादर मैरिन उस जगह जाते हैं जहां उसकी पूजा की जाती थी। तो वहां वो देखते हैं कि दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, जो दो शैतान पजुजू और लामास्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जॉर्जटाउन में क्रिस मैकेनिल को देखते हैं, जो कहानी में एक्ट्रेस का रोल कर रही है, जिसके पास दौलत, शोहरत सब कुछ है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। वो अपनी 12 साल की बेटी रेगन, अपनी पर्सनल असिस्टेंट शेरॉन और 2 हाउसकीपर्स के साथ रहती है। क्रिस कुछ आपसी तनाव के कारण अपने पति से अलग रह रही थी। अगले दिन हम क्रिस को एक लोकेशन पर देखते हैं, जहां वो अपने दोस्त डायरेक्टर बर्क के साथ अपनी नई फिल्म के लिए शूट कर रही थी। दूसरी तरफ हम एक प्रीस्ट डेमियन को देखते हैं, जो अपनी माँ से मिलने आया होता है। डेमियन की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, जो बहुत अकेला महसूस करती थी। डेमियन उन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन डेमियन की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वो डेमियन पर बोझा नहीं बनना चाहती थी और वहीं पर रुकने का फैसला करती है। इधर हम देखते हैं कि रेगन को मिट्टी के खिलौने बनाने का शौक था। रेगन ने बनाया हुआ एक खिलौना जब क्रिस रखने जाती है तो उन खिलौनों में उसे एक ओइजा बोर्ड मिलता है। दरअसल ओइजा बोर्ड के माध्यम से हम मरे हुए लोगों की आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। रेगन बताती है कि मैं अक्सर इससे खेलती हूँ और इसके जरिए मैंने अपना एक दोस्त भी बना लिया है, जिसका नाम वो कैप्टन हाउडी बताती है। क्रिस को लगता है कि रेगन उसके साथ मजाक कर रही है, इसलिए वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। क्रिस जैसे ही बोर्ड लेकर खेलने बैठती है तो पॉइंटर अपने आप क्रिस से दूर हो जाता है। तब रेगन बताती है कि कैप्टन हाउडी नहीं चाहते कि आप इसे खेले। क्रिस इस बात को भी ज्यादा सीरियस नहीं लेती और इसे नजरअंदाज कर देती है। उसी रात क्रिस जब सोई होती है तो उसे किसी का फोन आता है। वो देखती है कि रेगन उसके बगल में सोई है। क्रिस रेगन से इसकी वजह पूछती है तो रेगन बताती है कि उसका बेड बहुत ज्यादा हिल रहा था, जिससे उसे नींद नहीं आ रही थी। क्रिस देखने के लिए कमरे से बाहर आती है तो उसे ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो देखने के लिए ऊपर जाती है तो अचानक से उसके हाथ में रखी मोमबत्ती तेजी से जलकर बुझ जाती है। वो सामने देखती है तो वहाँ उसका हाउसकीपर होता है, जो चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा रहा था, जिसे देख क्रिस बुरी तरह डर जाती है। अगली सुबह पास ही के एक चर्च में एक प्रीस्ट फूल चढ़ाने आता है तो वो देखता है कि मदर मैरी की मूर्ति पर किसी ने खून डालकर मिट्टी से स्टैचू पर उबार बनाकर चर्च को अशुद्ध कर दिया था। इधर रेगन की तबीयत खराब होने की वजह से क्रिस उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां रेगन अजीब सी हरकतें करती है और चेकअप के दौरान डॉक्टर से बदतमीजी से बात करती है, जिसे देख डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रेगन बहुत प्यारी और हंसमुख लड़की थी। वहाँ रेगन को एक शैतान का चेहरा दिखाई देता है। उसे देख ऐसा लगता है कि वो किसी शैतान के वश में हो। डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि शायद रेगन डिप्रेशन से गुजर रही है। ये सुनकर क्रिस सोच में पड़ जाती है, क्योंकि रेगन को देख उसे कभी लगा ही नहीं कि उसे कोई टेंशन या डिप्रेशन हो। डॉक्टर बताते हैं कि शायद इसकी वजह उसके पिताजी से दूरी हो। डॉक्टर उसे किसी अच्छे साइकेट्रिक को दिखाने की सलाह देते हैं। इधर डेमियन के माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डेमियन के पास पैसों की कमी की वजह से उन्हें जनरल वार्ड में रखना पड़ता है। डेमियन की माँ को अकेले रहने की आदत थी और यहाँ उनका कमरा पूरा मरीजों से भरा पड़ा था, जिससे वो यहाँ बहुत बेचैनी महसूस करती है। डेमियन की माँ इसका जिम्मेदार डेमियन को बताती है और उससे बात करने से मना कर देती है। इस बात से डेमियन पूरी तरह टूट जाता है।
इधर क्रिस ने अपने घर में एक पार्टी रखी हुई थी जिसमें उसके बहुत सारे दोस्त आए हुए थे कि तभी रेगन अपने कमरे से बाहर आती है और सबके सामने पेशाब कर देती है। क्रिस तुरंत उसे कमरे में ले जाकर सुला देती है। क्रिस उसे सुलाकर वापस नीचे आ ही रही थी कि इतने में रेगन जोर से चिल्लाती है। क्रिस जैसे ही अपने बेटी के कमरे में जाती है तो वहाँ रेगन का पूरा बेड जोर से हिल रहा था। इसे रोकने के लिए क्रिस भी बेड पर चढ़ जाती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो दोनों डरकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। सुबह होती ही क्रिस रेगन को वापस हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां रेगन कोई भी चेकअप करने से मना कर देती है। डॉक्टर बताते हैं कि शायद उसे मिर्गी के दौरे पड़ने के कारण ऐसे हेलुसिनेशंस आए होंगे। डॉक्टर उसे कुछ और चेकअप करने की सलाह देते हैं। क्रिस चेकअप के लिए मान जाती है लेकिन उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। क्रिस रेगन को वापस घर ले आती है। घर आती रेगन वापस जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिससे क्रिस डॉक्टर्स को घर पर बुला लेती है। डॉक्टर जैसे ही उसके कमरे में जाते हैं तो रेगन बड़ी ही अजीब तरीके से अपने बेड पर उछल रही थी जो किसी आम इंसान के लिए करना नामुमकिन था। डॉक्टर भी उसे देख हैरान रह जाते हैं कि तभी रेगन की आंखें पूरी सफेद हो जाती है और गले पर एक उबार आ जाता है जैसे कोई चीज उसके गले में फंसी हो। डॉक्टर जैसे उसके पास जाने की कोशिश करते हैं रेगन के अंदर का शैतान डॉक्टर को उठाकर दूर फेंक देता है। रेगन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गई थी इसलिए डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। डॉक्टर्स को अब भी लग रहा था कि उसे मिर्गी के दौरे पड़े होंगे जिससे वो एक और बार चेकअप करने के लिए कहते हैं। क्रिस पहले तो उनको मना कर देती है लेकिन कुछ देर समझाने के बाद वो मान जाती है। डॉक्टर रेगन का चेकअप करते हैं। इस बार भी उसके रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं इसलिए डॉक्टर उसे किसी साइकेट्रिक को दिखाने की सलाह देते हैं। क्रिस कुछ काम से घर से बाहर जाती है। जब वो घर लौटती है तो उसकी असिस्टेंट शेरॉन उसे बताती है कि उसे कुछ काम से बाहर जाना था इसलिए उसने बक को रेगन के पास रुकने के लिए बुला लिया था जबकि बक उसके कमरे में था ही नहीं। तभी वहाँ क्रिस का दोस्त आकर बक की मौत की खबर सुनाता है जिससे क्रिस और शेरॉन को शॉक लगता है। क्रिस का दोस्त बताता है बक की गर्दन पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। ये सुनकर क्रिस रोने लगती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो रेगन सीढ़ियों से हाथों और पैरों के जरिए बड़े ही अजीब तरीके से नीचे उतर रही थी। उसका मुंह पूरा खून से भरा हुआ था। ये देखकर क्रिस बेहोश होकर गिर जाती है। रेगन की बिगड़ती हालत देख क्रिस अगले ही दिन साइकोलॉजिस्ट को बुलाती है। साइकोलॉजिस्ट रेगन को हिप्नोटाइज कर उससे सवाल पूछ ही रहे थे कि उसके अंदर का शैतान साइकोलॉजिस्ट पर हमला कर देता है। इधर किंडरमैन नामक एक जासूस फादर डैमियन से मिलता है। वो डैमियन को बताता है कि मृत्यु के समय बर्क का सिर पूरी तरह से मुड़ा हुआ पाया गया था और उसकी लाश रेगन के खिड़की के नीचे मिली थी। पुलिस इसे हत्या मान रही है। एक साइकोलॉजिस्ट के साथ हुए असफल सत्र के बाद डॉक्टर अनिच्छा से क्रिस के साथ एक और संभावना पर चर्चा करते हैं। वे शैतानी कब्जे की घटना और एग्जॉर्सिज्म का उल्लेख करते हैं। क्रिस ने कभी इन बातों को माना नहीं था क्योंकि वो पहले से ही नास्तिक थी। इसके तुरंत बाद किंडरमैन क्रिस से मिलने आता है। वो बर्क की मौत के दिन वाली घटनाओं के बारे में क्रिस से सवाल करता है जिससे क्रिस घबरा जाती है। वो किंडरमैन को रेगन की समस्या के बारे में बताने से झिझक रही थी। किंडरमैन जब घर में चक्कर मारता है तो उसने कुछ छोटे जानवरों की आकृतियां दिखी जिन्हें रेगन ने बनाया था। वे चर्च में मूर्ति के अपमान की शैली के समान ही थी। किंडरमैन समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इस केस की सारी बातें रेगन की ओर इशारा कर रही थी। किंडरमैन वहां से चला जाता है कि तभी रेगन के कमरे से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। कमरे में रेगन अपनी बॉडी में हिंसक तरीके से क्रॉस से खुद को चोट पहुंचा रही थी। जब क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो रेगन उस पर हमला कर देती है। कमरे में रखी सारी चीजें अपने आप उड़ने लगती है। क्रिस देखती है कि उसकी बेटी का सिर पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ जाता है और वो बर्क की आवाज में क्रिस से बात करती है। तब क्रिस को एहसास होता है कि बर्क की मौत के लिए रेगन ही जिम्मेदार है। क्रिस अपने बेटी की ये हालत देखकर पूरी तरह टूट जाती है। वो फादर डैमियन से मिलने जाती है और उनको सारी बात बताती है। वो फादर को एग्जॉर्सिज्म करने के बारे में पूछती है। डैमियन बताता है कि एग्जॉर्सिज्म की क्रिया लगभग अनसुनी है और वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जिसने कभी ऐसा किया हो। क्रिस किसी तरह उसे रेगन से मिलने के लिए मना लेती है और उसे अपने साथ घर ले आती है। डैमियन रेगन का चेहरा देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने बिस्तर से बंधी हुई थी। उसका चेहरा पूरा घाव से ढका हुआ था। रेगन गहरी आवाज में बोलती है कि वो शैतान है, जिस पर डैमियन उससे बोलता है कि अगर तुम शैतान हो तो अपने हाथों की रस्सी खोलकर दिखाओ, जिस पर रेगन के अंदर का शैतान बोलता है कि ये घिनौना रूप होगा शक्ति दिखाने का। डैमियन शैतान को अपनी माँ का मिडिल नेम बताने के लिए बोलता है। जवाब देने में असमर्थ रेगन डैमियन
पर उल्टी कर देती है। रेगन डेमियन से कई भाषाओं में बात करती है। क्रिस डेमियन के कपड़े साफ करने में मदद करती है और उससे रेगन के बारे में पूछती है। डेमियन को अब भी यकीन नहीं था कि रेगन पर किसी भूत प्रेत का साया है, खासकर इसलिए क्योंकि रेगन का कहना है कि वो शैतान है, जिससे डेमियन रेगन को किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए कहता है। डेमियन फिर से रेगन से मिलने जाता है। इस बार डेमियन अपने साथ रिकॉर्डर लेकर आया था, जिसके दौरान डेमियन रेगन पर पानी छिड़कता है और उसे बताता है कि ये होली वाटर है, जिससे रेगन दर्द से कराहने लगती है और अजीब सी भाषाओं में बात करने लगती है। डेमियन क्रिस को बताता है कि चर्च एग्जॉर्सिज्म के लिए मान्यता नहीं देगी, क्योंकि उसने रेगन पर जो पानी छिड़का था वो होली वाटर न होकर नॉर्मल नल का पानी था, जिससे उसको लगता है कि रेगन मानसिक रूप से बीमार है। डेमियन बाद में रेगन की रिकॉर्डिंग सुनता है, तब उसे पता चलता है कि रेगन जो अजीब सी भाषाओं में बात कर रही थी वो असल में हर शब्द उल्टा बोल रही थी। कि तभी उसे शेरॉन का फोन आता है, जो उसे रेगन से मिलने के लिए घर बुलाती है। वहाँ वो देखता है कि रेगन के बॉडी पर हेल्प मी नाम उभरा हुआ था, जिसे देख उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो किसी शैतान के वश में है और बड़ी मुसीबत में है। डेमियन तुरंत चर्च के ऑफिशियल्स के पास जाता है और उनसे जल्द से जल्द एग्जॉर्सिज्म के लिए परमिशन मांगता है। चर्च एग्जॉर्सिज्म के लिए फादर मैरिन को चुनते हैं, जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। चर्च के मुताबिक मैरिन ने इससे पहले भी बहुत सारे एग्जॉर्सिज्म किए थे। उनके पास इस काम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। हालांकि मैरिन अब बूढ़े हो चुके थे, जिससे उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। फादर मैरिन जैसे ही क्रिस के घर पहुंचते हैं, रेगन ऊपर से मैरिन का नाम चिल्लाती है, जैसे कि वो उन्हें पहले से ही जानती हो। वो अजीब से जानवर की आवाज निकालती है। फादर मैरिन डेमियन को चेतावनी देते हैं कि शैतान उन्हें अलग अलग तरीकों से भ्रमित करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो हम पर हमला भी करे, लेकिन हमें उस दानव की कोई भी बात नहीं सुननी है। जब फादर मैरिन रेगन के कमरे में प्रवेश करते हैं तो शैतान तुरंत अश्लील बातें करने लगता है। फादर मैरिन और डेमियन जैसे ही प्रार्थना शुरू करते हैं, रेगन बुरी तरह तड़पने लगती है। उसका बेड हवा में उठ जाता है। रेगन के अंदर का शैतान डेमियन के माँ की आवाज निकालकर उसे प्रार्थना से भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन डेमियन प्रार्थना करना जारी रखते हैं। फादर जैसे ही प्रार्थना खत्म करते हैं, रेगन के मुंह से अजीब सा तरल पदार्थ निकलने लगता है। शैतान ईश्वर का मजाक उड़ाने लगता है। ये देख फादर मैरिन वापिस प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि तभी कमरे में रखी सारी चीजें हवा में यहाँ से वहाँ उड़ने लगती है। रेगन देखते ही देखते अपना सिर पूरा गोल घुमा देती है, जिससे फादर मैरिन समझ जाते हैं कि उनका सामना एक बहुत ताकतवर दानव से है। दरअसल उस पर किसी और ने नहीं, बल्कि शैतान पजुजू ने कब्जा किया होता है। प्रार्थना के दौरान रेगन की आंखें पूरी सफेद हो जाती है और वो हवा में तैरने लगती है। फादर जैसे जैसे प्रार्थना कर रहे थे, रेगन के शरीर पर घाव होते जा रहे थे। फादर मैरिन रेगन की हालत देख प्रे करना रोक देते हैं। फादर मैरिन डेमियन को बाहर जाकर कुछ सामान लाने के लिए बोलते हैं। डेमियन जैसे ही वापस लौटता है तो वो फादर मैरिन को मरा हुआ पाता है। फादर मैरिन दिल का दौरा पड़ने के शिकार हुए थे। इधर रेगन जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे डेमियन को गुस्सा आ जाता है और वो रेगन को पीटना शुरू कर देता है। वो शैतान को अपने अंदर आने के लिए बोलता है, जिससे शैतान रेगन को छोड़ डेमियन के अंदर आ जाता है। इससे पहले कि डेमियन के अंदर का शैतान रेगन को नुकसान पहुंचाए, डेमियन खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। तभी फादर डायर घटनास्थल पर पहुंचते हैं और अपने दोस्त का अंतिम संस्कार करते हैं। अगले दिन क्रिस घर छोड़ने की तैयारी करती है कि तभी फादर डायर उनसे मिलने आते हैं। क्रिस उनसे अकेले में बात करती है और उन्हें बताती है कि रेगन को बीते दिनों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तभी रेगन वहां आकर फादर डायर को गले लगा लेती है। क्रिस जैसे ही अपनी कार में बैठती है, वो ड्राइवर को रुकने के लिए कहती है और फादर डायर को एक लॉकेट देती है, जो फादर डेमियन हमेशा अपने पास रखा करते थे। इसके बाद क्रिस अपनी बेटी को लेकर शहर छोड़कर चली जाती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।